गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में। आज की इस चर्चा में हमारी जो बातचीत चल रही है एमसीक्यू के माध्यम से वो मॉड्यूल ए पर चल रही है। मॉड्यूल ए पर इसके पहले हमारी 8 क्लासेस और हो चुकी हैं। आज हम 9th अपनी क्लास पर बातचीत कर रहे हैं और आज जो बातचीत हमारी होगी, जिस टॉपिक को हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्लियर है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और क्लाइमेट चेंज, तो टॉपिक का नाम है क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उन पर हमारी बातचीत होगी। लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये मैं बात कर रहा हूं मई 2025 एग्जामिनेशन की। इसके पहले अगर 2024 एग्जामिनेशन की बात करें तो एसडीजी गोल से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल लगातार पूछे जा रहे हैं। मॉड्यूल ए से अभी तक जो क्वेश्चन बने हैं, अगर मैं पिछले एग्जामिनेशन की बात करूं जो 4 मई को आपका पेपर था 2025 में, तो मॉड्यूल ए से क्वेश्चंस पूछे गए थे लगभग 12 से 15 क्वेश्चन, 15 के आसपास क्वेश्चन थे, 12 नहीं थे, 15 के आसपास क्वेश्चन थे। और वो सारे ही, अगर उनका हम डिफिकल्टी लेवल देखें तो सारे ही इजी लेवल के थे। पेपर ही आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का बना था। मॉडरेट लेवल के ज्यादा क्वेश्चन थे, लेकिन मॉड्यूल ए से ज्यादातर क्वेश्चन इजी लेवल के थे। मॉड्यूल ए के जो टॉपिक्स हैं वो इजी टॉपिक हैं, भी बड़े बेसिक से टॉपिक हैं। तो मॉड्यूल ए आपको ठीक से तैयार करना है, क्योंकि मॉड्यूल ए अगर आप ठीक से तैयार कर लेंगे तो आसान सा टॉपिक है, सारे टॉपिक बहुत आसान से, और अगर आप इसे ठीक से तैयार कर लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपके 12 से 15, 16, 17 नंबर के आसपास के क्वेश्चन आराम से तैयार हो जाते हैं। ऑन एन एवरेज 14-15 नंबर के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, इतना वेटेज तो इसका है ही, इतने क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये आपका टॉपिक बहुत आराम से कवर हो जाता है। इसलिए मैं लगातार आपसे इस पर बातचीत कर रहा हूं। सीक्वेंस वाइज हमारी चर्चा चल रही है, हर एक यूनिट पर मैं आपसे बातचीत करता चल रहा हूं, पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर किया जा रहा है। तो आज बातचीत करेंगे हम लोग क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो आपके मॉड्यूल ए का सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद बस एक टॉपिक और बचता है, इश्यूज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, वो हम कल की मुलाकात में बातचीत करेंगे। आज की शाम का सबसे पहला सवाल देखते हैं। इंडिया नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, एनडीसी जिसको हम कहते हैं, अंडर द यूएन कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप 26 समिट 2021 में ये ग्लासगो में हुआ था, उस पर ये सवाल बना हुआ है। तो इंडिया नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी अंडर द यूएन Conference of Parties 26 Summit 2021 Glasgow includes which of the following target? तो जो आपका नेशनल डेवलपमेंट या नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है भारत का, जो कॉप 26 में वो 5 पंचामृत लेके आया था, सवाल उस पर ही बना हुआ है। उससे क्वेश्चन पूछा गया, आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा टारगेट रहा है, यानी इंडिया का जो कॉप 26 में इंडिया ने 5 टारगेट सेट किए थे, इनमें से कौन सा है, आपको आंसर ये करना है। रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 45% बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल। 2005 से लेवल की तुलना अगर हम करें तो हमारा 2030 तक जो कार्बन की इंटेंसिटी है हमारी जीडीपी में, उसको 45% तक रिड्यूस करना है। बी कह रहा है, यानी ऑप्शन 2 कह रहा है, अचीव 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्स बाय 2030। 2030 तक हमें अपनी कुल एनर्जी का 50% नॉन फ्यूजिल एनर्जी से ही प्राप्त करना है। हम इतनी अपनी क्षमता विकसित कर लेंगे। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2050। जो कार्बन का नेट जीरो एमिशन का हमारा लक्ष्य है वो 2050 का है। क्या होगा इसमें दुरुस्त आंसर? ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी कह रहा है कि दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी कह रहा है कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी कह रहा है ये सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त स्टेटमेंट है। क्लियर है? देखिए आंसर इस पे करते चलिए। पूरी मेरी कोशिश आपके साथ ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा आपके साथ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया जाए। जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर एमसीक्यू में दिखाई दे रहे वो सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भैया, इसलिए बहुत इत्मीनान से इनको समझते पढ़ते चलिएगा। ठीक है, जितनी बात। क्वेश्चन नंबर 1 पर आंसर करिए। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2026 करो, जो 26वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी 2021 में हुई थी ये, और ग्लासगो में हुआ था। वह नवंबर 2021 में, मंथ की अगर बात करें तो नवंबर 2021 में। इसमें से जो टारगेट सेट किए उनमें से कौन सा टारगेट है, ये सवाल पूछा जा रहा है। सफिशिएंट समय हम लोगों ने इस क्वेश्चन पर ले लिया है। देखो भैया, ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये पहली बात तो कई बार पूछा गया, और सिर्फ आपके जेआईबी एग्जामिनेशन में नहीं पूछा गया है, ये कई अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा गया है। भारत का नेट जीरो कार्बन एमिशन का जो लक्ष्य है वो 2050 नहीं है, बल्कि वो 2070 है। क्लियर? 2070 तक हमें अपना जो ये लक्ष्य है वो अचीव करना है। जो लक्ष्य क्या है वो नेट जीरो कार्बन एमिशन का 2070। तो 2070 तक हमें अपना ये टारगेट पूरा करना है, ना कि 2050। यानी जो तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट है। इसका मतलब जहां जहां तीसरा स्टेटमेंट आया होगा वो आपका आंसर बन नहीं सकता, क्योंकि आपको सही स्टेटमेंट का चुनाव करना है। तो एलिमिनेशन से भी आप क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। तो बी आपका आंसर बन नहीं सकता, सी आपका आंसर बन नहीं सकता, डी आपका आंसर बन नहीं सकता। अगर आपको बाकी ना भी पता हो, केवल आपको तीसरा स्टेटमेंट पता हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया कि हमारा नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट कौन सा ईयर है, तो ये कई बार पूछा गया है। तो अगर आपको यही स्टेटमेंट पता, बाकी
बाकी नहीं भी पता है तो भी ऑप्शन से आप अपने आंसर निकाल सकते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, हमें सही स्टेटमेंट का पता लगाना है, इसलिए जहां पर तीसरा स्टेटमेंट आंसर में होगा वो आंसर आपका बन नहीं सकता, इसलिए आपका बी सी डी आंसर बनेगा नहीं, तो आंसर आपका क्या बनेगा? ए। आप इसे जिन मित्रों ने भी ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर दिया है। और जो 5 कमिटमेंट है या जिनको हम पंचामृत बोलते हैं, वो पांचों कमिटमेंट ठीक से तैयार करके जाएगा। अभी उस पर और भी आगे क्वेश्चन, इसलिए अभी मैं उस पर पूरी बात आपसे नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आगे 2-3 क्वेश्चन अभी भी पंचामृत पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहे हैं? इन इंडियाज एसडीजी, एसडीजी का पूरा नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्लियर है? इंडियाज एसडीजी का जो इंडेक्स 2023 में पब्लिश किया गया था, जिसको रिलीज किया था नीति आयोग ने, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा स्टेट, ये यूनियन टेरिटरी इमर्ज एज अ टॉप परफॉर्मर इन एसडीजी अचीवमेंट। तो नीति आयोग ने 2023 में 2023 में जो एसडीजी डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की थी, या जिसको हम एसडीजी इंडेक्स कहते हैं, इंडिया इंडेक्स 2023, उसमें सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला कौन सा स्टेट रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है तमिलनाडु, ऑप्शन बी कह रहा है केरला, ऑप्शन सी कह रहा है हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी कह रहा है चंडीगढ़। तो इनमें से कौन सा स्टेट है भैया जिसने सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है एसडीजी अचीवमेंट में? एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अनाउंस किया गया था 2015 में यूएनओ के द्वारा, और इसका टारगेट रखा गया था 2016 से लेकर 2030 तक, यानी 15 वर्षों का कुल टाइम स्पैन इसका रखा गया था। उस पर आगे भी क्वेश्चन है। तो कौन सा स्टेट है? नीति आयोग की 2023 की इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीवमेंट में सबसे पहली रैंक कौन से स्टेट की रही है? क्लियर है? अब ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको इसका आंसर डेटा अगर आपको पता है तो आंसर हो पाएगा, नहीं पता तो नहीं हो पाएगा, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा समय नहीं बिताएंगे। आप में से जिन्होंने भी केरला आंसर किया है, ऑप्शन बी जिन्होंने भी आंसर किया क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, बिल्कुल दुरुस्त आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। केरला इज द टॉप मोस्ट स्टेट है जिसने सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि विच एसडीजी एम्फसाइजेस स्ट्रेंथनिंग द मीन्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन एंड रिविटलाइजिंग द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये जो सवाल आपका बना है ये एसडीजी 17 से बना है ना। एसडीजी जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनसे सवाल पूछा गया है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि इस 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से कौन सा वो एसडीजी है, यानी कौन सा वो एसडीजी गोल है जो सबसे ज्यादा फोकस करता है ग्लोबल पार्टनरशिप पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप पर सबसे ज्यादा कौन सा फोकस कर रहा है, यानी कौन से नंबर का गोल है, सवाल ये पूछा जा रहा है। 17 है, 12 है, 13 है या 10 है, कौन से नंबर का गोल है? कुछ 17 गोल आपको देखने को मिलेंगे और 17 गोल में से किसी एक पर या 2 पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट बहुत है भैया, है ना। तो ग्लोबल पार्टनरशिप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सारे देशों की पार्टनरशिप होना जरूरी है। ये कौन से नंबर का गोल है? आंसर करिए। इसमें से सफिशिएंट समय हम लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर ले लिया। इसमें से जो एसडीजी 13 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका आंसर नहीं होगा। एसडीजी 13, एसडीजी 13 क्लाइमेट एक्शन के लिए है और भारत ने एसडीजी 13 पर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। एसडीजी 13 को ही अचीव करने के लिए भारत बाद में पंचामृत लेकर आता है। 13वें नंबर आपका जो एसडीजी 13 वो आपका आंसर नहीं बनेगा, लेकिन एसडीजी 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट एक्शन से संबंधित है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो दुरुस्त आंसर बनेगा, ग्लोबल पार्टनरशिप की बात करता है एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17, जो आखिरी नंबर का गोल है वो है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आप में से जिन्होंने भी ए आंसर किया है, दुरुस्त आंसर किया है, ये लिस्ट आपके सामने है भैया, इस लिस्ट को तैयार कर लीजिए। यहां पर देखिए 17 नंबर का जो गोल है वो है पार्टनरशिप फॉर द गोल। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए सभी देशों की पार्टनरशिप होनी चाहिए, ये भी गोल का ही हिस्सा है और वो 17वें नंबर का गोल है। अब इसमें कौन कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पिक्चर की चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। सभी नहीं याद कर पा रहे हैं तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं कौन कौन से इसमें सबसे ज्यादा पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं किनारे हट गया हूं। अब एक एक करके देख लीजिए कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जहां जहां पर मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शुरुआत के 5 हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी 7वें नंबर का गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। 13th ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट अभी आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया, चूंकि ये लास्ट है इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आखिरी नंबर, वैसे आपको याद तो ये सारे के सारे ही करने चाहिए ईमानदारी से अगर देखा जाए, लेकिन अगर सारे आपको नहीं याद आ पा रहे हैं तो कम से कम ये तो आपको याद करने ही करने हैं। अब इनको याद करने का तरीका क्या है, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं, अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं, लेकिन बहुत आसान से एक तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। कम से कम ये जो आपके शुरुआती 4-5 है ये आपको तुरंत अभी विद इन अ सेकंड याद हो जाएंगे। बस आपको सबसे पहला याद करना है नो पॉवर्टी या जीरो पॉवर्टी। क्लियर है? तो अब अगर नो पॉवर्टी यानी अगर गरीबी नहीं रहेगी तो फिर भुखमरी भी नहीं होगी,
भाई जब कोई गरीबी नहीं है तो वो भूखा क्यों रहेगा? यानी अगर जीरो पॉवर्टी होगी तो जीरो हंगर होगा, नो पॉवर्टी होगी तो नो हंगर होगा। यानी अगर गरीबी नहीं है तो भुखमरी नहीं होगी, और अगर भुखमरी नहीं होगी तो हेल्थ अच्छी होगी। जब भूखे नहीं रहेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, और अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो अच्छा एजुकेशन मिलेगा। आपने हमेशा बचपन से कहावत सुनी है कि स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। तो जब भूख नहीं होगी तो शरीर स्वस्थ होगा, शरीर स्वस्थ होगा तो अच्छी एजुकेशन होगी। और एजुकेटेड व्यक्ति ही समझ पाता है कि जेंडर इक्वालिटी कितनी जरूरी है। भाई लिंग में समानता, आप किसी अनपढ़ व्यक्ति से बात करोगे वो कहेगा नहीं, औरतों को वो हमेशा निम्न दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति समझ पाता है कि जेंडर इक्वालिटी कितनी आवश्यक है। तो आपको ये पांचों तुरंत याद हो गया। पहला क्या है? जीरो पावर्टी। तो अगर पावर्टी नहीं होगी तो दूसरा क्या हो जाएगा? जीरो हंगर, यानी भुखमरी नहीं होगी। जीरो हंगर होगा तो हेल्थ अच्छी होगी, यानी गुड हेल्थ और वेलबींग हो जाएगा। और अगर हेल्थ अच्छी होगी तो अगला टारगेट आपका क्या हो जाता है? क्वालिटी एजुकेशन या गुड एजुकेशन। और अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो अगला टारगेट आपका क्या हो जाता है? जो अगला एसडीजी है आपका वो जेंडर इक्वालिटी आ जाता है। क्लियर है भैया इतनी बात? तो ये 5 आपके तैयार हो गए। अब 13th नंबर का गोल तो आपको हमेशा तैयार ही रखना है। 13 और 7 दोनों जरूरी है। 13th है क्लाइमेट एक्शन, जिसपे भारत ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और 7वें नंबर का गोल है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टारगेट अंडर एसडीजी 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। जो हमारा एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7वें नंबर का जो गोल है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इनमें से अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के लिए कौन सा टारगेट नहीं है? इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल एंड मॉडर्न एनर्जी। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि जो हमारा 7वें नंबर का एसडीजी है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इससे संबंधित नहीं है, इसको फॉलो नहीं करता, या इसके अचीवमेंट में उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा? एक है इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल एंड मॉडर्न एनर्जी। आप ये इंश्योर करिए कि सभी को अफोर्डेबल, रिलायबल और मॉडर्न एनर्जी प्राप्त हो सके। या डबलिंग द ग्लोबल रेट ऑफ इंप्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी, या जो एनर्जी एफिशिएंसी रेट है उसमें इंप्रूवमेंट लाया जाए, ग्लोबल रेट को डबल किया जाए। सी करें इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन द ग्लोबल एनर्जी मिक्स, ग्लोबल एनर्जी मिक्स में जो रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर है उसे बढ़ाया जाए। और डी करें कंप्लीटली रिप्लेसिंग फोसिल फ्यूल्स विद रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, 2030 तक जो हमारा फोसिल फ्यूल है यानी जो जीवाश्म ईंधन है, जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये सब जीवाश्म ईंधन होते हैं, जो फोसिल फ्यूल है 2030 तक उसे कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया जाए। किससे? रिन्यूएबल एनर्जी से। तो इसमें से कौन है जो इससे संबंधित नहीं है या इसके विषय में सत्य कथन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 पर आंसर करिए भैया। क्वेश्चन नंबर 4 पर क्या होगा दुरुस्त आंसर? फोसिल फ्यूल को रिन्यूएबल एनर्जी से 50% कम करना है, ना कि 2030 तक हमारा इसका कंप्लीटली रिप्लेस करने का टारगेट है। 2030 तक ये कंप्लीटली रिप्लेस हो भी नहीं पाएगा। बाकी तीनों की तीनों इससे संबंधित हैं, चौथा नहीं है। यानी आप में से जिन्होंने भी डी आंसर किया, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। अब देखिए भैया, ये आपके 5 पंचामित्र हैं जिनको आपको ध्यान से समझते चलना है। देखिए एक एक करके समझिए और इनको ठीक से पढ़ लीजिएगा। इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला है हमारा कि रेज द नॉन फ्यूजिल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी ऑफ द कंट्रीज टू 500 गीगावाट बाय 2030। 2030 तक हमें जो नॉन फ्यूजिल एनर्जी है, क्लियर है, जो हमारा जो जीवाश्म रहित ईंधन है उसको हमें बढ़ा के, जो नॉन फ्यूजिल एनर्जी है उसको हमें बढ़ा के 500 गीगावाट करना है। 50% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट इस देश की वो रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करना है 2030 तक। इसके अलावा रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन बिटवीन नाउ एंड 2030। 2030 तक हमें 1 बिलियन टन तक कार्बन एमिशन को कम करना है। इसके अलावा हमें अपनी इकोनॉमी में जो कार्बन की इंटेंसिटी उसे 45% तक लाना है 2030 तक। और ये 2030 लिखा है, ये 2070 होगा भैया ना। हमें जो नेट जीरो कार्बन एमिशन का जो हमारा टारगेट है वो 2070 का है। याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। नेट जीरो कार्बन एमिशन यानी न्यूट्रल कार्बन देश हम बनने वाले हैं 2070 तक, ये हमारा टारगेट है। यही एक टारगेट है जो 2070 है, बाकी सारे के सारे टारगेट आपके 2030 के हैं। तो इसको याद रखिएगा, कॉमन सी बात है, इसको यहां पर याद रखना। सारे टारगेट हमारे 2030 तक है, चाहे 1 बिलियन टन कार्बन इमिशन को कम करना, या 45% तक इकोनॉमी में कार्बन इंटेंसिटी को कम करना, या 50% एनर्जी जो हमारी मिक्स एनर्जी उसमें रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर आना। ये सारे के टारगेट आपके 2030 तक है। सिर्फ नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट हमारा 2070 का है, 2030 का है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इंडियाज पंचामित्र स्ट्रेटजी अनाउंस एट कोप 26 2021 ग्लासगो में जो हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पंचामृत का मतलब है कि जो 5 कमिटमेंट लिए गए थे
उन्हीं से ये सवाल बना हुआ है। तो पंचामृत मतलब भारत के 5 कमिटमेंट, किससे संबंधित ये 5 कमिटमेंट थे? जो हमारा एसडीजी नंबर 13 है, ये 5 कमिटमेंट किससे थे? यानी पंचामृत स्ट्रेटेजी किसके लिए लाया गया था? जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 था, सॉरी 13 था, 17 तो पार्टनरशिप है, ग्लोबल पार्टनरशिप। जो हमारा गोल क्या था? 13 गोल था, और ये क्या था भैया? क्लाइमेट एक्शन। 13 नंबर का जो गोल है वो किससे संबंधित है? क्लाइमेट एक्शन। तो क्लाइमेट एक्शन के लिए 5 कमिटमेंट भारत ने लिए, जिसको हम पंचामृत के नाम से जानते हैं। इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है? पीछे अभी आपने ये पांचों कंपोनेंट पढ़ लिए हैं। अब इसमें कोई आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए। इंक्रीज इंडियाज नॉन फोजिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाय 2030। भारत की नॉन फोजिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक बढ़ा के कर देना 2030 तक। रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी इन द इकोनॉमी लेस देन 45% बाय 2005 के लेवल से अगर कंपेयर करेंगे तो 2030 तक इसको 45% तक ले आना है। इंश्योर द 75% ऑफ इंडियाज एनर्जी रिक्वायरमेंट कम फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज बाय 2030। 2030 तक इंडिया के जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका 75% हमें लाना है रिन्यूएबल एनर्जी से। ये अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070। अब इसका आंसर बहुत आसान सा है। पीछे वाला क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा, जो आपको अलग से एक स्टेटमेंट दिया गया, डेटा प्रोवाइड किया गया, वो अगर आपने पढ़ा तो इसका आंसर बहुत आराम से कर दोगे। इसलिए इस पर ज्यादा नहीं रुकेंगे। 75% नहीं है 2030 तक, बल्कि 50% या 50% हमें अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करने का टारगेट है 2030 तक। तो सी ऑप्शन आप में से जिन्होंने भी दिया बिल्कुल दुरुस्त आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इंडिया सीएसआर प्रोविजन अंडर द कंपनीज एक्ट 2030। सीएसआर का पूरा नाम है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ध्यान से एक बात को समझिएगा, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व इसको कहते हैं। यहां से आपका हर साल एक सवाल बना। 2023 में नहीं बना था क्वेश्चन, लेकिन 2024 के दोनों ही साइकिल में इससे क्वेश्चन बना, 2025 में क्वेश्चन बना। प्रत्येक कंपनी के लिए जरूरी होता है कि अपने नेट प्रॉफिट का एक निश्चित हिस्सा, वो निश्चित हिस्सा 2% है। सीएसआर में यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कम से कम उन्हें 2% खर्चा करना है, उससे संबंधित ये सवाल पूछा गया है। देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इंडिया सीएसआर प्रोविजन अंडर द कंपनीज एक्ट 2030। तो कंपनीज एक्ट में सीएसआर को लेके जो प्रोविजन है, इनमें से कौन सी कंपनी को उसे अनुपालन करना जरूरी होता है, कंप्लाई करना जरूरी होता है? ऐसी कंपनीज जिनकी नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या ऐसी कंपनीज जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में। तो पिछले 3 फाइनेंशियल में जिन कंपनीज का 5 करोड़ या उससे ज्यादा का नेट प्रॉफिट है वो कंप्लाई करेंगी, या कंपनीज विद टर्नओवर ऑफ 200 करोड़ या उससे ज्यादा, या कंपनीज विद अ नेट प्रॉफिट ऑफ 500 करोड़ और मोर इन द लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर। क्या दुरुस्त आंसर होगा भैया? 2% आपको देना होता है अपने नेट प्रॉफिट का, और ये नेट प्रॉफिट पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स का लिया जाता है। क्या होगा दुरुस्त आंसर? आप में से बताएं भैया। क्लियर है? इसके बाद इस पे पेनल्टी से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर कोई कंपनी सीएसआर कंप्लीट नहीं कर पा रही तो उस पर कितनी पेनल्टी इंपोज की जाएगी, कंपनी पर कितनी पेनल्टी इंपोज होगी, उस पर्टिकुलर व्यक्ति पर कितनी पेनल्टी इंपोज होगी जो इसको पूरा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। खैर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप हमेशा याद रखिएगा कि जिन कंपनीज का पिछले 3 सालों का 3 फाइनेंशियल ईयर में उनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ऊपर रहा है, तो उसका 2% नेट प्रॉफिट का 2% देना आवश्यक होता है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पर आने के पहले ये पेनल्टी देख लीजिए भैया। पेनल्टी को थोड़ा सा आपको ठीक से समझने की आवश्यकता है। पेनल्टी से खूब सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या है पेनल्टी? ध्यान से समझिएगा। पीनल एक्शन क्या क्या लिया जाता है, कंपनीज पर क्या लिया जाएगा? ट्वाइस द अपसेंट अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू एनी फंड इंक्लूडेड इन शेड्यूल 7 ऑफ द एक्ट और अपसेंट सीएसआर अकाउंट एज द केस में बी, और 1 करोड़ रुपीज विच एवर इज लेस। क्या कहा जा रहा है? ध्यान समझिए। जैसे मान लेते हैं किसी कंपनी को अपने नेट प्रॉफिट का 2% देना जरूरी है और 5 करोड़ का तोहफा। अगर 5 करोड़ है आपका पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में, तो उसका 2% कम से कम देना जरूरी है। मान लेते हैं कि किसी कंपनी, ध्यान से एक बात को समझिएगा, अब 5 करोड़ रुपए का 2% वहां पर देना आवश्यक होता है। ठीक हो गई जितनी बात? पिछले 3 सालों में अगर 5 करोड़ रुपए है तो उसका 5 करोड़ रुपए का 2% देना आपको आवश्यक होता है, और ये कम से कम है। इससे ज्यादा आप दे सकते हैं। अब 5 करोड़ रुपए का जो 2% होता है वो 10 लाख रुपया हुआ। 10 लाख रुपया देना जरूरी होता है, ठीक है, कम से कम। ये मैं मिनिमम 5 करोड़ की बात कर रहा हूं। अब मान लेते हैं कि किसी भाई कंपनी का प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा हो सकता है, किसी कंपनी का प्रॉफिट 100 करोड़ है, किसी कंपनी का प्रॉफिट 200 करोड़ रुपए। मान लेते हैं कि किसी कंपनी को देना था 15 लाख रुपए। क्लियर? कितना देना था? 15 लाख रुपए देना था, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं। तो अगर उसमें से उसने 10 लाख रुपया दे दिया,
लेकिन 5 लाख रुपया वो नहीं खर्चा कर पाया। उसे खर्चा करना था CSR में 15 लाख रुपए, लेकिन उसने खर्चा किया 10 लाख रुपए। तो ये जो बचा हुआ बैलेंस 5 लाख रुपए, इसी को हम बोलते हैं अपसेंट अमाउंट। जो बेचा मतलब टोटल जो 15 इसको देना था, तो इस अपसेंट अमाउंट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर, जितना ट्रांसफर करना जरूरी था, अगर आपने 10 लाख दे दिया तो 5 लाख रुपए आपको अभी और ट्रांसफर करना चाहिए था, आपने नहीं किया, तो ये 5 लाख रुपए, ध्यान से एक बात को समझिएगा, 5 लाख रुपए का 2 गुना या 1 करोड़ रुपए जो भी यहां पर कम होगा, 5 लाख का 2 गुना, यानी जितना अपसेंट अमाउंट था उसका 2 गुना या 1 करोड़ रुपए जो भी कम होगा वो आप पर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो 1 करोड़ से 5 लाख रुपए का 2 गुना यानी 10 लाख रुपया कम है, तो 10 लाख रुपए आप पर पेनल्टी लग जाएगी। आप समझ पा रहे हैं? जो अपसेंट अमाउंट है, जितना आपको देना था, अगर आप नहीं दे पाते हैं तो उसका 2 गुना या 1 करोड़ रुपए, दोनों में से जो भी कम होगा वो पेनल्टी लगेगी, कंपनी के ऊपर है। अब आ जाते हैं ऑफिसर जो डिफॉल्ट करता है, यानी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये पूरा करने की, अगर वो पूरा नहीं कर पाया, तो 1/10 ऑफ द अपसेंट अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू एनी फंड इंक्लूडेड शेड्यूल 7 ऑफ द एक्ट और अपसेंट CSR अकाउंट और 2 लाख रुपीज विच इज लेस। तो इसको कितना देना पड़ेगा? जितना देना था उसका 1/10 या 2 लाख रुपए, दोनों में से जो भी कम होगा वो उस कर्मचारी को देना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक होगी जी बात इतनी? ये सवाल पूछा जाता है, 2 लाख वाला अमाउंट पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। द फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड इन इंडिया वाज इश्यूड इन, पहला ग्रीन बॉन्ड भारत में किसने जारी किया था? 2012 में यस बैंक ने, 2015 में यस बैंक ने, 2015 में SBI ने, या 2018 में एक्सिम बैंक ने। तो अब देखिए ये डेटाबेस क्वेश्चन, अगर आपको ये डेटा पता, ये फैक्ट पता तो आप आंसर कर पाएंगे, नहीं फैक्ट पता तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं, लेकिन ये डेटा याद रखिएगा, ये आपकी बुक में ये डेटा दिया हुआ है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। 2015 में यस बैंक ने ग्रीन बॉन्ड जारी किए थे, क्लियर है? 2015 में यस बैंक ने ग्रीन बॉन्ड इशू किए थे सबसे पहले भारत में, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रीन लैंडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड नॉट नॉर्मली क्वालिफाई एज ग्रीन। ग्रीन लैंडिंग के कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो क्वालिफाई नहीं हो पाती है ग्रीन के रूप में या ग्रीन लैंडिंग के रूप में क्वालिफाई नहीं होती? जैसे अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फाइनेंसिंग करते हैं तो क्या ये ग्रीन लैंडिंग में क्वालिफाई नहीं होगी? या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए अगर हम देते हैं पैसा तो क्या उसमें ये क्वालिफाई नहीं होगा? या कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स के लिए देते हैं, या वाटर मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट के लिए देते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है केवल पहला दूसरा, ऑप्शन बी कह रहा है दूसरा और चौथा, ऑप्शन सी कह रहा है केवल तीसरा, ऑप्शन डी कह रहा है पहला तीसरा और चौथा। इनमें से कौन है जो ग्रीन लैंडिंग के अंतर्गत नहीं शामिल होता? कौन सी एक्टिविटी? क्लियर है? ग्रीन लैंडिंग का मतलब होता है, देखिए ग्रीन लैंडिंग कोई अलग से लैंडिंग नहीं होती, लेकिन अगर हम एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए कोई लैंडिंग कर रहे हैं, ऐसे किसी प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कोई रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगना है, उसके लिए अगर हम कोई जो है फंडिंग कर रहे हैं तो वो ग्रीन लैंडिंग के अंतर्गत रखा जाता है। इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? क्लियर है भैया? ऑप्शन सारे आपने देख लिए, सफिशिएंट टाइम हम लोगों ने ले लिया। पहला ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त आंसर है, रिन्यूएबल एनर्जी इसमें शामिल होता है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल होते हैं, वाटर मैनेजमेंट रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट क्योंकि ये एनवायरनमेंट को सुरक्षित करता है, लेकिन कोल गैसिफिकेशन प्लांट इसमें शामिल नहीं होता है। तो केवल सी इसका आंसर बनेगा, यानी केवल तीसरा स्टेटमेंट, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर चैलेंजेस टू ग्रीन लैंडिंग इन इंडिया? भारत में ग्रीन लैंडिंग को लेकर चैलेंजेस क्या? क्योंकि भारत में ग्रीन लैंडिंग मार्केट अभी भी क्या है, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, बहुत इनिशियल स्टेज में आप कह सकते हो। ग्रीन बॉन्ड अभी 2015 में ही यस बैंक ने इशू किया। तो क्या है भैया इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि क्रेडिट रिस्क परसेप्शन इन रिन्यूएबल प्रोजेक्ट। रिन्यूएबल प्रोजेक्ट में क्रेडिट रिस्क का परसेप्शन होता है कि इसमें अगर रिन्यूएबल प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें एक रिस्क ज्यादा होता है। लिमिटेड अवेयरनेस अमंग बोरोवर एंड बैंकर्स, ग्रीन लैंडिंग को लेकर बोरोवर और बैंकर के बीच में अवेयरनेस भी बहुत कम है। लो इंटरनेशनल इन्वेस्टर इंटरेस्ट इन ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड में इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बहुत कम है। तो इसमें से क्या आपका आंसर बनेगा जो चैलेंजेस में आता है? पहला दूसरा तीसरा सारे के सारे, दूसरा और तीसरा। सी कह रहा है कि पहला और तीसरा, डी कह रहा है कि पहला दूसरा तीसरा, चौथा स्टेटमेंट है ही नहीं। तो यहां पर आपका डी और इसको हटा दीजिए, आपका डी और ए ऑप्शन बन जा रहा है सेम ऑप्शन। तो अगर आपका ए या डी ऑप्शन है तो मैं दोनों को एक ही ऑप्शन मानूंगा, क्योंकि चौथा स्टेटमेंट यहां पर लिखा ही नहीं है, यहां पता नहीं क्यों इन्होंने चौथा दे दिया है। आंसर करिए भैया। क्या होगा दुरुस्त आंसर इसका? तो ए और डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सेम आंसर हो गया है। अब सेम आंसर है तो अगर आप चाहे ए आंसर करिए चाहे डी आंसर करिए, वो मैं सेम आंसर समझूंगा। ठीक है जी। इस क्वेश्चन को कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ऑप्शन की ही केवल गलती नहीं है, बल्कि इसमें तीसरा स्टेटमेंट, इसमें जो आपका आंसर बनेगा भैया
वो बनेगा पहला और दूसरा आंसर बनेगा, पहला और दूसरा आंसर बनेगा। तीसरा आंसर स्टेटमेंट इसमें गलत है। ऐसा नहीं है कि भारत में ग्रीन बॉन्ड के इन्वेस्टमेंट को लेकर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स में नहीं ज्यादा उनके अंदर वो मतलब इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट ऐसा नहीं कि उसमें कम है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट ज्यादा है। तो स्टेटमेंट ये गलत स्टेटमेंट है, पहला दूसरा ही सही यहां पर बनेगा, ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है। तो ये आंसर में ये क्वेश्चन मैं यहां से कैंसिल कर दे रहा हूं, लेकिन आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। क्रेडिट रिस्क होता है रिन्यूएबल प्रोजेक्ट में, क्लियर है, क्योंकि रिन्यूएबल प्रोजेक्ट से इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न बहुत कम आता है, तो क्रेडिट रिस्क जरूर होता है। दूसरा होता है कि अभी मार्केट बहुत ज्यादा ये डेवलप है नहीं भारत के अंदर, तो जो अवेयरनेस है वो बिल्कुल कम है, लेकिन इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो कम नहीं है, भारत में ग्रीन बॉन्ड को लेकर ज्यादा है। तो तीसरा स्टेटमेंट नहीं सही है, बाकी दोनों चैलेंजेस हैं, तीसरा कोई चैलेंज भारत के अंदर नहीं है। तो पहला और दूसरा कोई ऑप्शन बना नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन यहां इस क्वेश्चन को कैंसिल कर रहे हैं। आपको ऑप्शन जो यहां होगा पहला और दूसरा होगा, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को मैं यहां से हटा दे रहा हूं भैया। ये आपके आज के क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन थे, जिनमें से 9वां क्वेश्चन यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट था, इसलिए उसको हटा दे रहे हैं। अब इसके अलावा आपके साथ में एक और जानकारी यहां पर शेयर कर देता हूं। आप हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो महापैक पर अभी आपको डिस्काउंट जो है ऑफर अवेल किए जा रहे हैं। डबल बेनिफिट सेल ऑफर है आपके लिए, 27 अगस्त यानी कल से शुरू हुआ है, 31 अगस्त तक चलेगा। इस ऑफर के अंतर्गत आपको हमारे सारे महापैक्स, सारे लाइव बैचेस पर 60% का डिस्काउंट मिलेगा। ये पहला डिस्काउंट आपके लिए, और आपको एडिशनल 200 का डिस्काउंट और मिलेगा महापैक और लाइव बैचेस पर। उस 200 के डिस्काउंट के लिए आपको कूपन कोड यूज करना ऑगस्ट 200। इसके लिए 60% के लिए कोई कूपन कोड नहीं यूज करना है, लेकिन अगर आप 200 का एडिशनल और डिस्काउंट चाहते हैं 200 का, तो उसके लिए कूपन कोड है ऑगस्ट 200। ये डिस्काउंट आपको, दोनों डिस्काउंट आपको मिलेंगे हमारे जीआईबी के सारे महापैक्स पर, हमारे जीआईबी के सारे लाइव बैचेस पर, जैसे सीआईबी के कंबाइंड महापैक पर भी ये मिलेगा। ऑफिसर्स फाउंडेशन बैच बिल्कुल नया बैच लॉन्च हुआ है, जीआईबी एमसीक्यू बैच पर भी ये डिस्काउंट आपको मिलेगा। एमसीक्यू बैच अभी जिसकी क्लासेस आज से शुरू हो रही है, इस एमसीक्यू बैच में एमसीक्यू के थ्रू आपका पूरा सिलेबस कवर होगा, साथ ही साथ जीआईबी फाउंडेशन बैच की क्लासेस एमसीक्यू बैच में फ्री मिलेंगी, क्लियर है। तो दोनों ही इसमें चीजें आपको मिल जाएंगी। इंडिविजुअल बैचेस पर भी आपके लिए ऑफर अवेलेबल है। कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। कल जो मेरी आपसे मुलाकात होगी वो मॉड्यूल ए की आखिरी यूनिट इश्यूज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, उस पर हम एमसीक्यू के थ्रू चर्चा करेंगे। आज के लिए इतनी बात, बहुत बहुत धन्यवाद।